क्लासेस। जैन बच्चों, पिछले एपिसोड में दैट मीन्स एपिसोड नंबर 44 में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा। अभी तक हम लोग क्या क्या देखे? हम लोग 3 पड़ाव को पार कर चुके हैं। कौन कौन? तो हमने बताया हुआ है कि हमारे हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 6 पड़ाव है, उसमें से 3 पड़ाव को आप पार कर चुके हैं। कौन कौन आप पड़ाव पार किए हैं? आप पहला पड़ाव पार किए इंट्रोडक्शन, दूसरा कूलम्ब्स लॉ, तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड लाइंस एंड फ्लक्स, जो कि 44 में आपने फ्लक्स देखा और 43 में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखा। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं एपिसोड नंबर 45 में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जुड़ा हुआ एनसीईआरटी का सवाल और फ्लक्स से जुड़ा हुआ सवाल एनसीईआरटी का। अब कैसे हम इसको डील करते हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट को देखते हुए समझते हुए हम लोग चलेंगे। अभी तक आप एनसीईआरटी का जो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड था 3 सवाल एनसीईआरटी का, वो आप देख चुके हैं। जाके आप देख सकते हैं, एपिसोड नंबर 40 में हमने बताया हुआ है। उसके बाद आप 6 सवाल कूलम्ब्स लॉ पे आधारित जो एपिसोड नंबर 41 में हमने बताया हुआ है, वो जाके आप देख सकते हैं। और फिर एपिसोड नंबर 42 में हमने 2 प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड बताया हुआ है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और आज हम एपिसोड नंबर 45 में देखने वाले हैं फील्ड लाइंस एंड फ्लक्स से रिलेटेड सवाल। तो आज आपका जो पहला सवाल है वो है पहला चैप्टर का 7वां सवाल, दैट मीन्स 1.7। ये आपका सवाल है 1.7, यानी पहले चैप्टर का 7वां सवाल। इसमें 2 खंड है, ए एंड बी। पहला खंड क्या कर रहा है, आप गौर से समझिए। कह रहा है स्थिर वैद्युत रेखा एक संतत वक्र होती है। संतत वक्र मतलब कॉन्टिन्यूअस कर्व होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती, क्यों? पहला खंड कहता है। दूसरा खंड कहता है स्पष्ट कीजिए कि 2 क्षेत्र रेखाएं कभी भी नेवर एक दूसरे का प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती। ठीक है, नीचे देखते हैं, इसको देखते हैं। ए में कहता है एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज ए कॉन्टिन्यूअस कर्व, मतलब संतत वक्र होती है। दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, व्हाई नॉट? वो अचानक क्यों नहीं टूट सकती हैं? बी, एक्सप्लेन व्हाई 2 फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। किसी पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, क्रॉस नहीं कर सकती है। एक्सप्लेन कीजिए। आपका ये लिखा हुआ है आंसर, हमने आपको बताया हुआ है। आप एपिसोड नंबर 43 में जाकर के देख सकते हैं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिटेल से बताया हुआ है, प्रॉपर्टीज में बताया हुआ है कि ये एक कंजर्वेटिव फील्ड लाइंस होते हैं और कंजर्वेटिव होने के कारण ये अचानक गायब नहीं हो सकती हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हम लिख दिए हैं ए में, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं संरक्षित होती हैं, कंजर्वेटिव होती हैं, इसलिए ये संतत वक्र होती हैं, कहीं भी ये अचानक गायब नहीं हो सकती। अगर फ्री रीजन है तो वो कभी भी नाश नहीं होता है और गायब भी नहीं होती है। बी में कहता है कि 2 बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदन नहीं करते, क्योंकि यदि वो ऐसा करते हैं, मतलब प्रतिच्छेद करते हैं, तो प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशा होगी, जो संभव नहीं है। मतलब ये अगर किसी पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर देते हैं 2 बल रेखाएं, तो उस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। हमने नीचे फिगर में दिखाया हुआ है, किसी चार्ज के कारण किसी खास पॉइंट पर, सिंगल पॉइंट पर फील्ड का एक ही डायरेक्शन हो सकता है, 2 डायरेक्शन नहीं हो सकता है। तो हम अगर ये मान लेते हैं फील्ड लाइंस है, ये मान लेते हैं फील्ड लाइंस है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं। इसके लिए स्पर्श रेखा ये हो गया और इसके लिए स्पर्श रेखा ये हो गया। तो इसका मतलब ये क्रॉसिंग पॉइंट पर जो है फील्ड का 2 डायरेक्शन हो रहा है, जो सिंगल चार्ज के लिए किसी एक पॉइंट पर 2 या 2 से अधिक डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं करते। इधर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ए, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस होने के कारण जो है ये संतत होती हैं, संतत वक्र होती है और एकाएक कभी गायब नहीं होती। बी में कहता है 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। इफ दे डू सो, अगर वो ऐसा करते हैं, देन एट द क्रॉसिंग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हैव 2 डायरेक्शंस
फॉर सिंगल चार्ज के लिए बात कर रहे हैं, डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल, जो संभव ही नहीं है, इसका मतलब वो काटते नहीं है। फिगर में हम दिखा दिए, इधर से ये गया है फील्ड लाइन, इधर से ये गया है फील्ड लाइन। अब यहाँ पर कहता है कि जब हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो इसके लिए टेंजेंट ये हो गया और इसके लिए टेंजेंट ये हो गया। इस पॉइंट पर, मीटिंग पॉइंट पर या क्रॉसिंग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन शो हो रहे हैं। इसका मतलब है किसी सिंगल चार्ज के लिए किसी पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन हो सकता है, दो या दो से अधिक डायरेक्शन नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आपका ये सवाल हल हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका अगला सवाल आएगा, उम्मीद करते हैं कि प्रिंट कर लिए होंगे, मतलब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसको मिटा रहे हैं। ये पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, 2 मार्क्स में पूछा हुआ है। अगला सवाल आपका आएगा, वन 1.15, मतलब पहले चैप्टर का 15वां सवाल। गौर से देखिए, इसके हर एक पॉइंट क्या कर रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र आपका एक समान है, कांस्टेंट है, E = 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम। यहाँ न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। I कैप का मतलब हो गया कि ये फील्ड का डायरेक्शन जो है x एक्सिस के दिशा में, तो दैट मीन्स ये जो है मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है और ये यूनिट है, तो यूनिट से भी पता चल गया। इतना पर विचार कीजिए, तो यहाँ से एक चीज हमको क्लियर हुआ कि ये आपको फील्ड दिया हुआ, पर विचार कीजिए। इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग, यानी कि वर्ग जो है उसका भुजा कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, मीटर में नहीं है, तो भुजा के वर्ग स्क्वायर के उस पार्श्व से, मतलब साइड से, जिसका तल YZ तल के समांतर है। किसके के समांतर है? YZ तल के समांतर है। कौन है? तो स्क्वायर। गुजरने वाला फ्लक्स क्या है? ठीक है, पहला खंड कह रहा है, बी खंड कहता है इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अब नीचे थोड़ा देख लेते हैं। कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो दिस है E = 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम। A, what is the flux of this field through a square of 10 centimeter? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का साइड है, whose plane is parallel to the YZ plane। B में कह रहा है what is the flux through the same square if the normal to its plane makes a 60 degree angle with the x axis। इसको गौर से थोड़ा समझिए। आपको गिवन क्या, अगर आप फिगर से नहीं जानना चाहते हैं तो आप नॉर्मली चलिए। गिवन आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या दिया हुआ है, E वेक्टर = दिया हुआ है 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब कह रहा है कि इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YZ तल के समांतर है। तो अब थोड़ा सा पिक्चर आपको क्लियर करना पड़ेगा, तब आप समझ सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका अंदर की तरफ y एक्सिस है और ये आपका z एक्सिस है। हालांकि ये एक्चुअल आप ऐसे बनाते हैं तो ये आपका ओरिजिन हो जाएगा। इसको थोड़ा ऐसे आप समझिए हम कैसे दिखाए हुए हैं। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका z एक्सिस है और अंदर की तरफ जो है ये y एक्सिस है। ठीक है, ये चूंकि अंदर की तरफ हम दिखा नहीं सकते थे इसलिए तिरछा कर दिए हैं। तो अब देखिए क्या होगा, x y z, यहाँ YZ का जिक्र चल रहा है, तो y हमारा ये है, z हमारा ये है, इसका मतलब ये हुआ YZ तल, ये आपका YZ तल हुआ। थोड़ा सा ध्यान देते हैं, हम इसको ऐसे समझते हैं, ये हमारा कोई YZ तल, ठीक है, और ये हमारा x एक्सिस है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है I के दिशा में है, मतलब I एक्सिस में है। तो अब समझ में आ रहा होगा क्या बोलना चाह रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका I एक्सिस में, x एक्सिस के दिशा में है
और 10 सेंटीमीटर भुजा का जो वर्ग है उस पार्श्व से जिसका तल YZ तल के समांतर है। एक वर्ग का जिक्र किया है, हम ये मान लेते हैं कि वर्ग है, हालांकि वर्ग लग नहीं रहा है लेकिन वर्ग मान लेते हैं। ये वर्ग जो है इसका जो पार्श्व है वह YZ तल के समांतर है। मतलब पार्श्व का मतलब ये जो दिख रहा है ये, इसका मतलब ये पार्श्व जो है YZ तल के समांतर है, यहाँ पे मान लेते हैं रख दिए। और इसका एक साइड बोल रहा है 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये तल लें YZ तल लें या ये तल लें, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर। इसका मतलब ये हो गया इसका जो नॉर्मल होगा वो होगा आउटवर्ड, हम हमेशा आउटवर्ड ही लेते हैं, तो इसका मतलब इसका नॉर्मल होगा बाहर और इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा भी हुआ बाहर। यहाँ से ये पता चल गया कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी किसके तरफ होने जा रहा है, एक्स के तरफ। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं एरिया। ए वेक्टर का अगर जिक्र करते हैं तो हम लिख सकते हैं एरिया जो होगा उसका परिमाण ए हो जाएगा और डायरेक्शन हो जाएगा आई क्या, और मीटर स्क्वायर हम लिखेंगे। अब यहाँ पर कितना होगा तो हम जानते हैं कि अगर वर्ग टाइप का है, मान लेते हैं कि ये वर्ग है जिसका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, इसका मतलब 10/100 का हो जाएगा होल स्क्वायर आई कैप मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब करता है कि ये और ये तो गया, इसका मतलब ये हम क्या लिख सकते हैं 10 का पावर -2 आई कैप मीटर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब ई वेक्टर दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो ई हमारा कांस्टेंट है। याद कीजिए हमने आपको एपिसोड नंबर 39 में इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया हुआ है कि ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया भी हमारा कांस्टेंट है। इसका मतलब जब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ए के लिए अगर हम बात करते हैं तो सिंस फाई ई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। आप ई के जगह पर इसको लिख देंगे तो हो जाएगा 3 × 10⁻³ आई क्या, ठीक है, मात्रा को हटा देते हैं डॉट। अब ई के जगह पर इसको लिख दिए, अब एरिया के जगह पर इसको लिख देते हैं तो हो जाएगा 10⁻⁻² आई क्या, मात्रा का हटा देते हैं। अब इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो देखिए कितना हो जाएगा, 10⁻³ में से 10⁻⁻, मतलब गुणांक से आई डॉट आई होता है 1, इसका मतलब ये तो गया काम से। अब हो जाएगा 10⁻³ में -2 गया तो 10 बचेगा, तो 3 × 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 30 और इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आएगा सर आप तो बोले थे कि ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर जब रहेगा तो ई ए कॉस थीटा कर देंगे, तो आप अगर वहां से भी चलते हैं उस हिसाब से भी चलते हैं तो वहां से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा आप लिखिएगा, ई के जगह पर कितना लिखिएगा 3 × 10⁻³ एरिया की जगह पर कितना लिखिएगा 10⁻⁻2 आई वगैरह आप छोड़ दिए। अब आप यहाँ ये तो क्लियर करेंगे कि भाई एरिया वेक्टर भी उधर ही फील्ड भी उधर ही, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री। यहाँ पर वही चीज तो हो रहा है, ये भी आई की तरफ ये भी आई की तरफ, तो दोनों एक ही दिशा में, तो इसका मतलब थीटा बराबर कितना 0 डिग्री। ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो गया। अब यहाँ पर cos 0 डिग्री, तो आप लिखिएगा यहाँ पे cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का मान 1, तो जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पर ये 10 बचेगा तो हो जाएगा 30 वोल्ट मीटर। तो ये आपका नॉर्मली वैसे भी बन गया, ये बिल्कुल प्रोसेस पर है, ठीक है। अब इस तरह से आपका हो गया। अब इसका खंड बी भी है, खंड बी को देखना पड़ेगा। खंड बी क्या कर रहा है थोड़ा सा समझते हैं। कह रहा है कि इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब, इसके तल का अभिलंब। अब थोड़ा सा समझते हैं, हमने क्या किया था ये दिखाया था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। पहले क्या था, पहले सिचुएशन में कि पार्श्व इसका जो था वाई जेड के पैरेलल था, ठीक है, वाई जेड तल के पैरेलल था ये वर्ग। अब कह रहा है कि इसका जो तल है यानी अभिलंब है वो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पर है। अब हम इस एक्सिस वगैरह को हटाते हैं, सिर्फ एक्स को दिखाएंगे और इसको दिखाएंगे, इसको अब हटा देते हैं। ये एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पर पहले क्या था कि ये ऐसे था, इसका मतलब एक्स एक्सिस और ये दोनों एक ही दिशा में होता था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये ऐसे कुछ तिरछा इसका मतलब हो गया, तो तिरछा हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ऐसे। तो अब थोड़ा सा हम ऐसे दिखाते तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ये आपका हो गया ऐसे,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा जो है वेक्टर है, एरिया वेक्टर, ठीक है। अब दोनों के बीच जो है वो कितना डिग्री का कोण बन रहा है, कहता है 60 डिग्री। तो ये अब 60 डिग्री पर है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं कैलकुलेशन कि बी के लिए अगर हम बात करते हैं, सिंस फाई ई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर ई ए कॉस थीटा बराबर ई ए। ई का मतलब वही जो पहले था, जो उसमें है वही दिया हुआ है। तो 3 गुने 10 पे पावर क्या देगा 3, मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं सिर्फ। और एरिया हमारा 10 पे पावर माइनस 2 है, तो 10 पे पावर माइनस 2 हो गया, गुने कॉस कितना डिग्री 60 डिग्री। तो कॉस 60 का मान होता है हाफ। तो इसको जब कैलकुलेट किए थे कितना आया था 30, और गुने इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो हाफ कट के कितना हो जाएगा 15 वोल्ट मीटर। इसका मतलब है कि यहाँ भी ये क्लियर हो रहा है कि अगर हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो जाए तो हमारा फ्लक्स चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि एरिया वेक्टर को एज ए वेक्टर हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात थी। यहाँ कैलकुलेशन भी आता है, इसको आप प्रिंट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप कि आप प्रिंट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो यहाँ पर आपको ये जो प्रोसेस है ये बाय प्रोसेस हम लिखे हुए हैं। अब थोड़ा सा आपको ये रट्टा मारना होगा, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो भी ठीक है। आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर जो होता है वो 1 होता है, जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर भी 1 होता है, के वेक्टर डॉट के वेक्टर भी 1 होता है। ये सब हम क्लास में बताए हुए हैं, आपको डिटेल से बताए हुए हैं, 12th में भी आए, हालांकि ये 11th का चीज़ है। तो इस प्रोसेस से आप बनाइए और इस प्रोसेस से भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं अगला सवाल देखेंगे। अब देखिए आपका एक सवाल और है, इसी पे आधारित है। हालांकि इसको मिटाना नहीं चाहिए, लेकिन हम मिटा देते हैं क्योंकि डाटा हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। अब जो लास्ट सवाल आपका है, हालांकि हम वो बता चुके हैं, देखते हैं। पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिएगा तो आंसर खुद आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपका है 1.16 यानी पहला चैप्टर का 16वां सवाल है। अभ्यास 1.15 दैट मीन्स जस्ट पीछे वाला के एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से घन Q जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर हैं, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। मतलब इस तरह से रखा गया है कि मतलब समांतर विन्यासित है। हालांकि नहीं बोलता तो भी, बोलता तो भी एक ही बात है। इसको थोड़ा देख लेते हैं। व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15 थ्रू a cube of side 20 centimeter oriented so that its faces are parallel to the coordinate planes। मतलब जो कोऑर्डिनेट प्लेन हम मानते हैं उसके फेस के समांतर है। तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे सोचते हैं कि आपको जैसे हम बताए थे पिछले वाले में, तो पिछले वाले में हम इसको x माने थे, इसको z माने थे और इसको माने थे y। अब इसी तरह से आपको दिया हुआ है, अब घन दिया हुआ है, तो इसमें क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि I की तरफ हमारा फील्ड का डायरेक्शन है, तो दैट मीन्स हमारा फील्ड का जो डायरेक्शन है वो हमारा किसके तरफ है, x एक्सिस की तरफ है। अब इसमें एक घन को रखा गया है, इसको थोड़ा हम लंबा तगड़ा बना देते हैं। लंबा तगड़ा बनाने से थोड़ा सा समझ में जाता है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से एक घन रखा गया है, घन हमारा इस तरह का होगा, घन मान लेते हैं ये हमारा है, क्यूब है। ऐसा इसलिए हम बनाए कि यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका जो ये हमारा है, ये 3 एक्सिस हैं, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा z एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। अब कहता है, ये आप पिछले वाले में भी देखे हुए थे सवाल में। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दर्शाते हैं इसको इस तरह से। आपका फील्ड इधर है, एक घन को यहाँ रखा गया है। घन मतलब यहाँ पे ऐसा एक घन, ये तो घनाभ है, घन को हम ऐसे रखे हुए हैं। तो रखे हुए हैं तो आप इस फेस को और इस फेस को ध्यान दीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। इस फेस को हम इस तरह से रखे हुए हैं कि ऐसे है, तो ऐसे है तो इस फेस को ध्यान दे रहे हैं हम लोग।
इसको अभी तत्काल रखते हैं और अब थोड़ा सा वाई जेड को देख रहे हैं कि वाई जेड तल हमारा ये है। अब वाई जेड ये जो तल था और वो जो घनाभ का या घन का था, ये वाला फेस एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। उधर वाला भी जो फेस था ऐसे होगा और ये इसके पैरेलल होगा। तो इस तरह से बोल रहा है कि हम ओरिएंटेड रखे हैं, ये एक दूसरे के फेस के क्या है, पैरेलल। तो ये आपको कह रहा है क्वेश्चन में। नहीं भी बोलता तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं एपिसोड नंबर 44 में जाकर के आप देखिए, हम ये सवाल बताए हुए हैं। हमने आपको कहा था कि आप जब किसी फील्ड में, अब थोड़ा गौर कीजिए इस सवाल पर हम जाते हैं। फील्ड आपका एक्स एक्सिस की दिशा में है, सपोज दैट ये वॉल्यूम में जा रहा है, चूंकि 3D दिखाए हुए हैं तो इसका मतलब ऐसे जा रहा है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस के दिशा में जा रहा है। अब यहाँ पर जो है ये हमारा एक तरह से घन आ गया। अब हम एक्सिस एक्सिस से हटा देते हैं। अब फील्ड हमारा इधर जा रहा है, ये हमारा क्यूब आ गया। अब इधर से इंटर किया और इधर निकल गया, इधर से इंटर किया, इधर से निकल गया। अब यहाँ पर कहता है कि इससे नेट फ्लक्स कितना हो। याद कीजिए हम आपको क्या बताए थे, अगर फील्ड कांस्टेंट है, फील्ड यहाँ कांस्टेंट बोल ही रहा है क्योंकि पिछले अध्याय का बोल रहा है, पिछले एक्सरसाइज का बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि फील्ड जब कांस्टेंट है तो उसमें आप घन को लाइए, घनाभ को लाइए, गोला को लाइए, शंकु को लाइए, जिसको लाना है, शंकु, दीर्घ शंकु, लघु शंकु, जिसको लाना है लाइए। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप उसको जब लाएंगे तो इससे नेट फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 0। हमने एपिसोड नंबर 44 में भी बताया हुआ है, कैलकुलेट करके भी बताया हुआ है। फिर से यहाँ पर जब आ गया है तो उसको देखते हैं भाई कैसे। लेकिन आप सोचिए कैसे 0 होगा। जब फील्ड हमारा इधर जा रहा है एक्स एक्सिस के दिशा में, तो हम क्या बोले थे, जब इसके तरफ से हम बात करेंगे तो एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा। तो एरिया वेक्टर इधर हो गया, फील्ड हमारा उधर हो गया, तो दोनों कितने डिग्री पे, 180 डिग्री पे। तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा निगेटिव। ठीक है, अब आते हैं इसके लिए। जब ये इधर निकल रहा था तो फील्ड का डायरेक्शन इधर और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर ही लेना होगा, तो दोनों एक ही दिशा में। और जब दोनों एक ही दिशा में हो जाएगा तो फ्लक्स हमारा पॉजिटिव होगा। संयोग से जितना फ्लक्स इसके लिए होगा उतना ही फ्लक्स इसके लिए होगा, लेकिन इसके लिए निगेटिव और इसके लिए पॉजिटिव, तो दोनों बेचारा जुड़ के क्या हो जाएगा, 0। ये तो बेचारा खुदे सुतल है, तो इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0, नीचे वाले के लिए भी 0, और ये दोनों खुद मिल करके क्या हो गया, 0। तो नेट फ्लक्स इस घन से, घनाभ से, किसी से भी क्या हो जाएगा, 0। तो ये तो हमारा हुआ ऑब्जर्वेशन। अब हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे सो देखते हैं। चलिए, ये हमारा हो गया ई वेक्टर। अब इसको बोल देते हैं फेस 1, इसको बोल देते हैं फेस 2। ठीक है, ये थोड़ा समझने के लिए बोल देते हैं। और ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, अंदर वाला हो गया 5, बाहर वाला हो गया 6। ठीक है, 5 नेट इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 प्लस 5 4 प्लस 5 5 प्लस 5 6। मतलब सभी फेस को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 5 1 से निकालते हैं 9, 5 1 बराबर, 5 1 का मतलब इसके लिए बात कर रहे हैं। जब इसके लिए बात करेंगे तो यहाँ पर आपका फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा इधर और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा इधर, और दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा कितना, 180 डिग्री। तो 5 1 बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा बराबर ई ए कॉस 180 डिग्री। अब ई का मान हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 3 × 10 पे पावर 3। अब डायरेक्शन वगैरह छोड़ देते हैं। एरिया का मान ये 20 है, तो प्रत्येक भुजा जब 20 है तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। चूंकि ये एक फेस जो है ये वर्ग है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का जो एरिया होता है भुजा स्क्वायर होता है। तो दैट मीन्स 20/100 का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू कॉस 180 डिग्री की जगह पर क्या लिख देंगे, -1। हालांकि कैलकुलेशन करें तो भी ठीक है, नहीं करें तो भी ठीक है, इसलिए यूं 2 × 5 = 10। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। अब हो गया आपके पास 3 × 10 पे पावर 3 बटा 25। ठीक है, माइनस लगा देते हैं इसके कारण, बराबर हो जाएगा ये 1000। तो 1000 ये इससे कटेगा, कितना बार में कटेगा थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। 3 पर 3 0 दे दीजिए और 25 दे दीजिए नीचे, माइनस दे दीजिए। तो 25 से 12 बार में ये कटेगा 300, या ऐसे भी काट सकते हैं 25 से 30 बार में 25 से कम 25।
बचा यहाँ 5, 5 पर 0 10, 25 दूना 50, यहाँ हो जाएगा 0, 120 माइनस हो गया। अब φ2 निकालते हैं, हालांकि शॉर्ट में हम चाहते तो निकाल लेते, तो φ2 बराबर, तो φ2 तो वही हो जाएगा। फर्क ये होगा कि ई ए कॉस थीटा बराबर ई ए कॉस, अब क्या हो रहा है इस फेस के लिए फील्ड का डायरेक्शन ई इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर ही है, एरिया वेक्टर भी उधर ही है, फील्ड भी उधर ही, यहाँ थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तो इसका मतलब कॉस 0 डिग्री बराबर हो जाएगा ये ई ए, और ई ए का मान कितना हो जाएगा, जितना यहाँ आया वही आएगा, इसका मतलब यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, प्लस में आएगा 120। चलिए हेंस फाई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 120 1 के लिए, प्लस 120 सेकेंड के लिए, बाकी हो गया 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर हो गया आपका 0। और वैसे भी आपको हम डायरेक्ट वे में बताए हुए ही हैं कि आपका कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से आप एपिसोड नंबर 45 में देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण सवाल एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ। अब एपिसोड नंबर 46 आपका जबरदस्त टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जो चौथा पड़ाव आपका है। चौथा पड़ाव आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल, जो महत्वपूर्ण है गॉस लॉ के लिए और इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, ये दोनों के लिए ये पॉइंट जो है बहुत ही फैक्टर रखेगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।